Assalamu alaikum class. Today I have a first lecture of plasma physics. I will share recorded video of this lecture on YouTube. You can get the link in WhatsApp group also, and any queries you can discuss about me, about any questions and any confusions in topics through voice text in your group. जब हमारी क्लासेस ऑफ हुई थी तो उन डेज़ में हम सेकंड चैप्टर जो था सिंगल पार्टिकल मोशन जो थी वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम कुछ केसेस जो थे वो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें यूनिफॉर्म जब आपके पास केसेस हों, फर्स्ट केस आपने किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद आपने फाइनाइट ई के साथ हमने कैलकुलेशन की थी, और नेक्स्ट केस जो था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस जो हमने डिस्कस किया था वो आपका ड्रिफ्ट का केस था, जिसमें हमने ई क्रॉस बी जो ड्रिफ्ट है वो कैलकुलेट की थी। उसके बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमने जो ड्रिफ्ट जो थी वो फाइंड आउट की थी। और उसके बाद मीन्स के पहले केस में हमने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया, दूसरे केस में हमने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया, और थर्ड केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस को कंसिडर किया। अब देखना क्या चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर या मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं या चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह का पाथ जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जस्ट किसी पार्टिकल पे तो वो जायरेटरी मोशन जो है वो पार्टिकल करते हैं, और अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे और पाथ जो है किसी भी लीनियर पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पे आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट केस जो ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट में हमने क्या देखा था कि अगर हम बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों को एट ए टाइम चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करें तो उसका जो पाथ है वो क्या बनेगा। तो ये हमने इसकी ट्रैजेक्टरी ये देखी थी कि अंडर द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो जायरेट करेगा, जबकि ड्यू टू द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल वो इसके इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से होती है। अगर आप इस डायग्राम को जैसे आप ज़हन में रखें जो आपके लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में थी कि अगर हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, लेट्स सपोज जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक वाई डायरेक्शन कंसिडर कर लें इसको और इसे एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर लें, तो इनकी वजह से जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो रही है, ड्रिफ्ट की डायरेक्शन जो है वो ई क्रॉस बी है। तो ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब ये जायरेटरी मोशन जो है जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसमें अब तीन केस हो गए, विद ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड, विद बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने एक केस कंसिडर किया था जिसमें हमने क्या किया था कि इस केस में हमने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ली थी। इस केसेस में जो ये वाला केस हमने कंसिडर किया था प्रीवियस केस, इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो यूनिफॉर्म थी, बट इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर नहीं कर रहे। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है जी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन में। ये जो डेल बी है ये एक्चुअली ग्रेड बी है, यानी ग्रेडियंट इन बी, चेंज इन बी अलोंग वाई एक्सिस। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये 4 सर्कल नज़र आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, फिर 5 आ रहे हैं। डायरेक्शन लाइंस ऑफ फोर्स की एक्स एक्सिस ही है, बट जो इसका मैग्नीट्यूड है या इसकी क्वांटिटी है या जो इसकी वैल्यू है या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से ये जो ग्रेडियंट की वजह से भी क्या कोई चार्ज पार्टिकल के पाथ पे इफ़ेक्ट होता है। हमने ये सारी कैलकुलेशन की थी, हमने अपना जो रिज़ल्ट है वो फाइंड आउट किया था। ये हमने ग्रेड बी ड्रिफ्ट है। अब ये यहाँ पे वी जो है ये क्या कहलाता है कि जिस वेलोसिटी के साथ
जिस वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल ड्रिफ्ट कर रहा है। अब ये उसकी ग्रेड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर आप लास्ट कंसिडर करें तो हम जो ड्रिफ्ट के रिलेशंस अब तक हमने ड्राइव किए हैं उसमें आप देखें कि हमने फोर्स मैग्नेट मल्टीप्लाई बाय द जनरल जो फार्मूला था हमारा ग्रिफ्ट का, फोर्स और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जनरल ड्रिफ्ट का फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कहा था कि अगर इसमें फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ये ई है, जो आपका है क्यू ई हो जाएगा। अगर ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये एम जी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने ग्रेड बी ड्रिफ्ट कैलकुलेट की थी तो इसमें क्योंकि जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो रही है वो बी में वेरिएशन की वजह से है, ग्रेडियंट की वजह से है, तो इसलिए हम इसको फोर्स की जगह पे यहाँ पे हम वो फैक्टर ग्रेड बी से रिप्लेस हो रहा है। अच्छा जी, ये अब मैं सारा आपको मेमोराइज़ करवा रही थी जो हम इससे प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ताकि जो हमने आगे कंटिन्यू करना है उसके लिए आपकी बेस बन जाए। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हमने करना है वो है कर्व्ड बी या कर्वेचर ड्रिफ्ट। ये है ग्रेड बी ड्रिफ्ट और ये है कर्वेचर ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, मैंने आपको जैसे लास्ट डायग्राम में भी दिखाया है कि चेंज तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में, बट सारी की सारी ये जो मैग्नेटिक आपकी फील्ड की डायरेक्शन या लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये सब की सब अलोंग द एक्स एक्सिस हैं। इसको हम बोल सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये फोर्स लाइन है, ठीक है। बट इस केस में अब हम कंसिडर ये करेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व हैं, स्ट्रेट लाइंस नहीं हैं बल्कि कर्व हैं। और अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व हैं, अगर आपका पाथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कर्व है तो उसका कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो हम ये सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं और हम कहते हैं कि ये जो आर सी है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी पार्टिकल को बेंड करवाते हैं ऑन अ सर्कुलर पाथ तो देयर मस्ट बी अ फोर्स दैट इज़ प्रोवाइडिंग दिस कर्व्ड मोशन। और वो कौन सी मोशन है हमारे पास, या कौन सी वो फोर्स है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी पार्टिकल को कर्व्ड पाथ पर मूव करवाती है या सर्कुलर पाथ को मूव करती है, जो कि उसको थ्रू द रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पर एग्जर्ट कर रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा उस पर कौन सी फोर्स भी एक्ट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब हम अगर ये पाथ कर्व पाथ ले रहे हैं तो कर्व पाथ में अगर हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करें तो ये जो डायरेक्शन बी की है और ये जो थीटा है ये आपका इसके पैरेलल है, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वही है जो थीटा की डायरेक्शन है। और आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डायरेक्शन है या आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन है वो आर की डायरेक्शन में है। तो थर्ड कंपोनेंट बचा जो कि हमारा इससे अवे होगा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो इसकी जी डायरेक्शन होगी। हम मोस्टली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा जी भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी वो जी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। तो अब हम इसकी डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, यही जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसमें ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो जो एवरेज हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है वो ये हमारे पास मौजूद है, एफ सी एफ इज इक्वल टू एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हम क्यों ये वी पैरेलल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये कर्व डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की तो यही डायरेक्शन होगी चार्ज पार्टिकल की, ठीक है ना। अगर आपने चार्ज पार्टिकल को जनरेट करवाना है तो वो इन्हीं फील्ड लाइंस के लॉन्ग कर रहा है, तो इसलिए जो इस डायरेक्शन में उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी पैरेलल होगी। इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो उसकी पार्टिकल का मैस एम ले रहे हैं, और जो उसकी वेलोसिटी ले रहे हैं वो पैरेलल वेलोसिटी ले रहे हैं, और आर सी जो है वो इसका
रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या इसका जो आप कह सकते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमें पता है कि आर यूनिट, इसको आप आर यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं या आप इसको आर सी यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। आर सी यूनिट वेक्टर जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, आर सी वेक्टर ओवर आर सी मैग्नीट्यूड। तो आर सी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आर सी स्क्वायर हो गया और ऊपर आर सी वेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब वही जो फार्मूला हम हमेशा ड्रिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले में हम फोर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट का फार्मूला जो है वो आ जाएगा। तो यानी कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कर्वेचर ड्रिफ्ट में या कर्व पाथ में पार्टिकल जब मूव करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो मेन फोर्स है जो कि उसके गाइडिंग सेंटर को मूव करवाती है या उसको ड्रिफ्ट करवाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो वी आर है, जैसे हमने लास्ट टाइम इसको वी इस फार्मूला में देखें, इसको हमने वी डेल बी या ग्रेड बी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आर ले रहे हैं, तो ये वी आर स्टैंड फॉर कर्व्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला 1/2 FCF क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। तो ये FCF की जगह पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, MV पैरेलल स्क्वायर R इंटू क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर। ये क्यू ऑलरेडी फार्मूले में मौजूद है और बी स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारे पास, और ये आर क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर, यानी कि जस्ट सिंपली हमने यहाँ पे FCF की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कर्व पाथ में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व पाथ में, तो उसकी वजह से उसमें ड्रिफ्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो आ गया कर्वेचर ड्रिफ्ट। लेकिन हमें ये पता है कि अब ये देखें यहाँ पे आर सी का डिस्टेंस है, ये लाइन इससे आगे चली गई तो यहाँ पे डिस्टेंस आर सी का और ज़्यादा हो गया, इस लाइन पे जाएं तो आर सी का डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाते जाते हैं, यानी आर सी हमारा बढ़ता जाता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है, बल्कि आल्सो यहाँ पे जैसे जैसे हम अवे यहाँ से मूव कर रहे हैं सेंटर से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो वहाँ पे ना सिर्फ कर्वेचर ड्रिफ्ट है, बल्कि उसके साथ साथ जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ग्रेड बी ड्रिफ्ट वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब जो नेट ड्रिफ्ट होगी इस तरह के पाथ में पार्टिकल की, उसमें कर्वेचर ड्रिफ्ट भी शामिल होगी, उसमें उसकी ग्रेड बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ड्रिफ्ट होगी। तो ये जो हमने अभी ड्रिफ्ट निकाली है ये तो है कर्वेचर ड्रिफ्ट। इसके साथ साथ जो आपने पहले ये जो ड्रिफ्ट निकाली थी ग्रेड बी ड्रिफ्ट, वो भी इसमें ऐड होगी, तब आपकी एक्चुअल ड्रिफ्ट जो है वो आएगी, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड आउट कर ली कर्वेचर ड्रिफ्ट, अब हमने इसी केस के लिए ग्रेड बी ड्रिफ्ट भी बतानी है, ठीक है। तो ग्रेड बी ड्रिफ्ट क्या होगी, अगर आप यहाँ पे देखें, अब इसमें ग्रेड बी ड्रिफ्ट कहाँ से आ रही है, विच अकम्पनीज दिस व्हेन द डिक्रीज ऑफ बी विद रेडियस, यानी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा बी में डिक्रीज आएगी, तो तब हम इसकी जो ग्रेड बी ड्रिफ्ट है वो भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये हमने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी हुई है, डेल क्रॉस बी, ये ज़ीरो तो नहीं होती, ये हमारी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस करली ई ओवर करली टी समथिंग ये एलिमेंट आता है। तो अब अगर हम इसको वैक्यूम में कंसिडर कर लें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि आगे हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। चलें जी, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने इस फिगर पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, एक आपको इस डायग्राम में एक आपको थीटा कंपोनेंट नज़र आ रहा है, थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपको कौन सा कंपोनेंट नज़र आ रहा है आर कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जो ग्रेड बी ड्रिफ्ट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो इसका जो आपकी ग्रेड बी होगी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ग्रेड बी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो किस डायरेक्शन में है, वो थीटा की डायरेक्शन में है। जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आर की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो जी डायरेक्शन है, इसमें हमारी ड्रिफ्ट जो है वो मौजूद होगी। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये इक्वेशन लिखेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मैंने आसानी के लिए आपके लिए लिखा है, आप इसको नोट कर लें। अगर हमने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डेल या उसका कर्ल लेंगे, कर्ल ऑफ यू, लेट्स सपोज मैं क्या ले रही हूँ, कर्ल ऑफ यू ले रही हूँ, और ये मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख रही हूँ, तो वो इस तरह से है 1/r, ठीक है, ई आर आर ई थीटा। इस पर आप हैट का निशान भी डाल सकते हैं क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन वेक्टर है, ई जी। उसके बाद पार्शल बाय पार्शल आर, पार्शल बाय पार्शल थीटा, पार्शल बाय पार्शल जी। और आपके कंपोनेंट्स जो भी आपका वेक्टर है, आर है, थीटा है, यू है, यानी कि जो भी आप वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। हमारे केस में तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैं यू कंसीडर कर रही हूँ, तो यू का कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में, फिर आर यू थीटा, और उसके बाद यू जी, और 1r के साथ ये हैं इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जब भी हम किसी का कर लेते हैं। तो आपके केस में डेल क्रॉस बी है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारी ड्रिफ्ट जो है वो जी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, तो जी डायरेक्शन में निकालने के लिए हम अगर देखें तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आएंगे जी डायरेक्शन निकालने के लिए वो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये मैं फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ, अप्लाई आपने उसी पे करना है, 1/r पार्शल बाय पार्शल आर, आर यू थीटा, एंड माइनस पार्शल यू आर बाय पार्शल थीटा। तो 1/r पार्शल आर यू थीटा तो आपका आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो आर है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव पॉसिबल है। यहाँ पे आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वांटिटी को हम ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज़ जो है वो आप बुक में भी देखिएगा, और यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम यही वाला पॉइंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि आपका डेल क्रॉस बी जी डायरेक्शन में क्या है, 1/r पार्शल बाय पार्शल आर बी थीटा, ठीक है। और मैंने भी यही लिखा है 1/r आर पार्शल आर यू थीटा ओवर पार्शल आर, ठीक है। अब ये आपका इसमें क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो अब हम क्योंकि लिख रहे हैं वहाँ पे डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसलिए हमारी वो क्वांटिटी बन रही है 1/r पार्शल बाय पार्शल आर, ये क्वांटिटी मैं लिख रही हूँ, आर बी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, पार्शल बाय पार्शल आर बी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें इस फैक्टर की, तो ये हमारे पास बनेगा आर बी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और बी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/r। और अगर मैं कांस्टेंट को ख़त्म करूं और इक्वल को, तो बी थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, आर डिस्टेंस है जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, और लेकिन हमारा जो ड्रिफ्ट का केस है इसमें हम 1/r की बजाय क्या ले रहे हैं, आर सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब ये है, अगर जनरल लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट की, बी मैग्नीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r सी। और ये वही जो हमने ऊपर बात की थी कि जो डिक्रीज़ ऑफ बी विद रेडियस, क्या आपकी बी डिक्रीज़ कर रही है रेडियस इंक्रीज़ करने से, तो ये हमने थ्योरेटिकली उसको मैथमेटिकली वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, आगे अब यहाँ पे आप एक रेशो देख रहे हैं
ग्रेड बी ओवर बी इज इक्वल टू माइनस आर सी ओवर आर सी स्क्वेयर। तो ये किस चीज़ की रेशो है, चेंज या ग्रेडियंट इन बी टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आपका मैग्नीट्यूड है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है जो इसमें ग्रेडियंट आ रहा है इज इक्वल टू, ये आएगा 1, किस में किस वजह से ग्रेडियंट आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, बी ओवर बी किसकी वजह से आपके पास आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से, ठीक है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि इसमें इन्वर्स है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। और किस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो ग्रेडियंट आ रहा है या उसमें चेंज आ रहा है, वो आर सी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें यूनिट वेक्टर का, तो हमें पता है आर सी वेक्टर बाय आर सी मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास हो गया माइनस आर सी ओवर आर सी स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्वांटिटी बन गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ग्रेड बी की वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास माइनस आर सी ओवर आर सी वेक्टर ओवर आर सी स्क्वायर, ये हमने वैल्यू ड्राइव की। और हमने ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया है कि जो हमने ग्रेड बी ड्रिफ्ट निकाली हुई है, वी ग्रेड बी, वो एक्चुअली हमारी क्या है, प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस डेल बी ओवर बी स्क्वायर। क्योंकि अब हम कर्वेचर ड्रिफ्ट के साथ साथ ग्रेड ड्रिफ्ट भी कंसिडर कर रहे हैं, दोनों ड्रिफ्ट इसमें ऐड होंगी, तो ये हमने लास्ट फाइंड आउट की हुई है ग्रेड बी ड्रिफ्ट में ये फार्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ग्रेड बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वाली, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए सिंपली ये स्टेप आप सॉल्व करिए। यहाँ पे माइनस साइन अपीयर हो रहा था, तो इस माइनस साइन की वजह से ये जो हमने प्लस माइनस लिखा है ये माइनस प्लस हो जाएगा। किस वजह से, इस साइन की वजह से, इस माइनस साइन की वजह से ये जो प्लस माइनस है ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल, ये ऐसे ही रहेगा, बी ओवर बी स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। हम डेल बी की जगह पे ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। बी ओवर बी स्क्वायर एज इट इज़ क्रॉस, ये बी मैग्नीट्यूड आर सी ओवर आर सी स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूट किया और माइनस साइन ने इसको माइनस प्लस बना दिया। आगे देखें यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर है और ये भी हमारे पास वेक्टर है, तो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट इन दो के दरमियान आएगा, ठीक है। तो ये एक बी जो है, ये वाला बी, ये कैंसिल हो जाएगा इस बी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आपके पास, चलिए मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके देती हूँ। ये आपके पास आ गया माइनस प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी वेक्टर ओवर बी स्क्वायर। चलिए इसकी मैं ये वैल्यू लगा रही हूँ, माइनस बी मैग्नीट्यूड आर सी वेक्टर ओवर आर सी स्क्वायर, ये मैंने इसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल। तो यहीं पे मैं एक मैग्नीट्यूड इसके साथ ख़त्म कर रही हूँ, ये आपका बी वेक्टर ओवर बी क्रॉस आर सी वेक्टर ओवर आर सी स्क्वायर, माइनस प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल। अब ये देखिए मैंने, चले एक और स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। पहले इसके नीचे मैं जो बी है इसको इधर नीचे लिख रही हूँ और ये लिख रही हूँ बी क्रॉस आर सी ओवर आर सी स्क्वायर। अब ये बी क्रॉस आर सी की बजाय जब मैं इसको आर सी क्रॉस बी करूँगी तो अगेन
नेगेटिव साइन जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि हमने ये मैथ में या वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल ओवर बी आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास ये ग्रेड बी का आ गया। अब हमें पता है हमारे पास एक रिलेशन है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालें तो v ओवर आर। ये फार्मूला मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे हमारे पास आर एल मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इसको v परपेंडिकुलर से डिवाइड करूँ और v परपेंडिकुलर से ही मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि मैं इसको बना दूँ 1/2 बी मैं इधर ले आई हूँ, v परपेंडिकुलर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर हो गया, आर एल ओवर v परपेंडिकुलर से मैंने इसको डिवाइड किया है, आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास v ओवर r किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो यहाँ पे हमारे पास r ओवर v है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा। तो प्लस माइनस 1 ओवर 2b v परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर ओमेगा c, यानी हमारी जो है वो जायरो फ्रीक्वेंसी, और ये आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर बन गया। और ये आपका क्या है, ग्रेड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ तक हम पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस इक्वेशन तक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है वो हम इसी से आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक आपने इसको रीड करना है, थोड़ा सा पीछे से रिमाइंड कर लें, जो ग्रेड बी ड्रिफ्ट है उसे रिमाइंड कर लें, और 2.29 तक मैंने इस इक्वेशन तक आपको किया है। इसको आगे अगर हम ओमेगा सी की वैल्यू लगाएंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मैं यहीं से नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल स्टार्ट करूँगी। अगर आपको यहाँ इससे रेलिवेंट कोई चीज़ पूछनी है, रीड कर लें, तो आप मुझे वॉइस टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।